हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर लेक्चर नंबर 23 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल टर्म बायो इक्विवेलेंस के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायो एबिलिटी के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बायो इक्विवेलेंसी के डिफिनीशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम ये स्टडी करेंगे ये जो बायो इक्विवेलेंसी टर्म है इसके स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। वहीं हम थर्ड पॉइंट में ये स्टडी करेंगे कि ये जो बायो इक्विवेलेंसी फार्माकोलॉजिकल टर्म है ये एग्जिस्ट कब से करने लगा। ये जो बायो इक्विवेलेंसी है ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, बायो एवं इक्विवेलेंसी। यहाँ पे जो बायो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, वहीं बात करें हम इक्विवेलेंसी की तो ये एक रिलेटिव टर्म है जिसमें हम कंपेयर करते हैं अपने ड्रग प्रोडक्ट को। मतलब सिंपली कहा जाए तो हम लिविंग सिस्टम के अंदर उनके प्लाज्मा कंसंट्रेशन में अपने ड्रग के कंसंट्रेशंस को कंपेयर करते हैं। वहीं हम बायो इक्विवेलेंसी की डिफिनीशंस की बात करें तो ये एक रिलेटिव टर्म है जिसमें ये डिनोट करता है कि जो हमारा ड्रग सब्सटेंस है ये दो या दो से अधिक आइडेंटिकल डोजेज फॉर्म में है और ये दोनों ही डोजेज फॉर्म में से जो हमारा ड्रग है ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में सेम रेट से एवं सेम एक्सटेंट में पहुंच रहा है। मतलब उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है सेम स्पीड से हो रहा है और सेम अमाउंट में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच रहा है दोनों ही डोजेज फॉर्म से हमारे ड्रग का। उसे हम बायो इक्विवेलेंसी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जब हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल जो होता है इन दोनों ही ड्रग को अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो उसमें जो ड्रग का अमाउंट है वो दोनों में सेम पाया जाएगा। अगर हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में दोनों ही डोजेज फॉर्म में से जो ड्रग पहुंच रही है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, अगर उसका कंसंट्रेशन में डिफरेंस आता है तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं बायो इन इक्विवेलेंसी। क्योंकि दोनों ही डोजेज फॉर्म जो कि हमारे आइडेंटिकल है लेकिन सेम एक्सटेंट एवं सेम रेट से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशंस में उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम दोनों ही डोजेज फॉर्म को हम बायो इन इक्विवेलेंस कहेंगे। वही हम बायो इक्विवेलेंस को सिंपल शब्दों में कहें तो हमारे पास दो डोजेज फॉर्म प्रेजेंट है और दोनों ही डोजेज फॉर्म में हमारे पास सेम ड्रग प्रेजेंट है और इन दोनों ही डोजेज फॉर्म को जब हम एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं तो दोनों की जो बायो एबिलिटी है अगर ये सेम रहेगी तो उस कंडीशन में हम दोनों ही डोजेज फॉर्म को बायो इक्विवेलेंस कहेंगे। और इन दोनों ही डोजेज फॉर्म को अगर एडमिनिस्टर्ड करने पे बायो एबिलिटी में अगर डिफरेंस आ रही है तो इस कंडीशंस में हम इस दोनों ही डोजेज फॉर्म को बायो इन इक्विवेलेंस कहेंगे। आइए सबसे पहले हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के बारे में स्टडी करें ताकि हम स्टडी कर पाएंगे कि जो हमारी बायो इक्विवेलेंसी के स्टडी करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। आइए हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस के बारे में स्टडी करते हैं। हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसे ड्रग प्रोडक्ट्स है जिसका आइडेंटिकल स्ट्रेंथ है, क्वांटिटी है, प्योरिटी है, कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी है एवं डिसइंटीग्रेशन एवं डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। लेकिन इन दोनों ही ड्रग में डिफरेंस ये है कि इनका जो एक्सिपिएंट्स है वो चेंज है और अगर एक्सिपिएंट चेंज है और बाकी सारी प्रॉपर्टी मैच करती है तो ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। क्योंकि इसमें जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसकी भी क्वांटिटी सेम है एवं उसकी जो डिसोल्यूशंस डिसइंटीग्रेशंस जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम है। बस उसमें डिफरेंस ये है कि हमारे जो एक्सिपिएंट्स है वो चेंज है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। और ऐसे अप्रूव्ड ड्रग जो कि पहले से मार्केट में अवेलेबल है और ऐसे अप्रूव्ड ड्रग का अगर हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस लाना चाहते हैं मतलब उसका जो एपीआई है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसकी प्योरिटी भी बिल्कुल सेम रहेगी, कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी एवं डिसोल्यूशन एवं डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल सेम रखते हुए अगर हम एक्सिपिएंट्स को चेंज करके अगर हम डिफरेंट इक्विवेलेंस ला रहे हैं मतलब अगर हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस अगर मार्केट में लाना चाहते हैं तो ऐसे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस का हमें बायो इक्विवेलेंसी स्टडी करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्योंकि हम ये इंश्योर कर ले कि उसका जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है वो बेटर है। हम बायो इक्विवेलेंसी के बारे में ब्रीफ स्टडी करें उससे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग के बारे में। ये जो नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग होता है इसके अंदर एग्जांपल में हमने फर्स्ट रखा है फेनेटोइन सोडियम को। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ में ये जो रेड वाला कर्व है एवं ये जो येलो वाला कर्व है इन दोनों ही कर्व के बीच में काफ़ी लेस स्पेस
एवं जो ये रेड वाला कर्व है, अगर इसके ऊपर हमारी ड्रग की कर्व कंसंट्रेशन का अगर कर्व पहुंच रहा है तो वो हमारे ड्रग के टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर येलो वाले कर्व के नीचे अगर हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन का कर्व पहुंच रहा है तो वो हमारे बॉडी में किसी प्रकार का रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एवं मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में काफ़ी नैरो स्पेस है। और ऐसे ड्रग जिसका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एवं मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में काफ़ी नैरो स्पेस होता है तो ऐसे ड्रग को हम नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग कहते हैं। और इसी के अंदर एग्जांपल्स होता है हमारा फेनेटोइन सोडियम का। ये जो नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग होता है इसको जब भी प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाता है डू नॉट सब्स्टिट्यूट प्लीज। इसका बेसिक रीजन ये है कि वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में डू नॉट सब्स्टिट्यूट प्लीज मेंशन करना है, क्योंकि जो हमारा कंसल्टेंट है ये नहीं चाहता कि उसके ड्रग का ब्रांड नेम चेंज हो। क्वेश्चन आता है वाई, तो इसका आंसर है कि जो हमारा बायो इक्विवेलेंसी का कंसेप्ट है इसी के कारण जो हमारा कंसल्टेंट है ये नहीं चाहता है कि उसके ड्रग का ब्रांड नेम चेंज। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे दो डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इन दोनों ही टैबलेट में जो हमारा ड्रग का एपीआई है, मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो बिल्कुल सेम है एवं सेम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बस जो डिफरेंस ये है कि ये डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इसमें जो हमारा एक्सिपिएंट या जिसे हम डाइल्यूएंट कहते हैं वो डिफरेंट है एवं जो बाइंडिंग फोर्स अप्लाई किया गया है वो डिफरेंस है। और ये जो एक्सिपिएंट्स का डिफरेंस होना एवं बाइंडिंग फोर्स या फिर बाइंडिंग मटेरियल का डिफरेंस होने के कारण इस ड्रग का जो डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशंस जो है ये डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण इस ड्रग के बायो एबिलिटी भी डिफरेंट होती है। तो यही बेसिक रीज़न है कि बायो एबिलिटी को डिफरेंस होने के कारण जो हमारा कंसल्टेंट है ये ड्रग के ब्रांड नेम को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ड्रग के ब्रांड नेम को चेंज करेंगे तो उस ड्रग के अंदर एपीआई की क्वांटिटी तो सेम रहेगी लेकिन एक्सिपिएंट्स को चेंज होने के कारण उस ड्रग की बायो एबिलिटी अफेक्ट होगी, जिसके कारण उस पेशेंट के अंदर उस ड्रग की जो इफेक्ट है वो डिफरेंट देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि जो नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग होते हैं इसको प्रिस्क्राइब करते समय उसमें मेंशन कर दिया जाता है डू नॉट सब्स्टिट्यूट प्लीज। इसका बेसिक रीजन है बायो इक्विवेलेंसी का। आइए अब हम स्टडी करते हैं कि ये जो बायो इक्विवेलेंसी फार्माकोलॉजिकल टर्म है ये एग्जिस्ट कब से करने लगा। 1968 में ऑस्ट्रेलिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि मैन्युफैक्चर करती थी फेनेटोइन सोडियम की, और उसमें जो फिलर्स के रूप में यूज करती थी कैल्शियम फॉस्फेट का, और किसी रीजन के कारण ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसकी एबिलिटी डिक्रीज हो गई, जिसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब हम कैल्शियम फॉस्फेट की जगह लैक्टोज को यूज़ करके हम अपने फेनेटोइन सोडियम के टैबलेट को प्रिपेयर करेंगे। इसमें जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट था या फिर जो लैक्टोज है ये इनएक्टिव इंग्रेडिएंट है, जबकि जो हमारा फेनेटोइन सोडियम है यही हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट था। इसीलिए उस कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया इजीली कि हम अपने एक्सिपिएंट्स को चेंज करते हुए हम अपने टैबलेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एफडीए ने ये रिपोर्ट किया कि जो हमारी फेनेटोइन सोडियम है इसकी टॉक्सिसिटी पाई गई है। इसका बेसिक रीजन ये था कि जब एक्सिपिएंट्स को चेंज किया गया तो उस ड्रग के बायो एबिलिटी भी डिफरेंट हो गई, और यही डिफरेंट बायो एबिलिटी के कारण हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिली फेनेटोइन सोडियम के। इसी घटना के बाद जो फार्माकोलॉजिकल टर्म है बायो इक्विवेलेंसी ये एग्जिस्ट करने लगी। एफडीए ने ये जो कंसेप्ट लाया बायो इक्विवेलेंसी का, इसी के कारण पूरी दुनिया का एवं जो दुनिया में जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उनका भी ध्यान लाया कि अगर दो या दो से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ड्रग की और वो डिफरेंट कंपनी होने के बाद अगर सेम एपीआई को यूज करते हुए सेम ड्रग को प्रिपेयर कर सकती हैं तो उनका जो ड्रग का बायो एबिलिटी है ये सेम भी हो सकता है एवं डिफरेंस भी हो सकता है। यही बेसिक रीज़न है कि अगर बायो एबिलिटी डिफरेंस हुई तो इसका बेसिक रीज़न है कि उसमें डालने वाला जो एक्सिपिएंट्स है वो डिफरेंट हुआ, जिसके कारण उस ड्रग के डिसइंटीग्रेशन डिजोल्यूशन टाइम डिफरेंट हुआ, जिसके कारण उस ड्रग की बायो एबिलिटी भी डिफरेंट हुई, जिसके कारण उस ड्रग की हमें टॉक्सिटी या फिर
थेरेपेटिक फेलियर देखने को मिल सकता है। यही बेसिक रीजन है कि जो नैरो सेफ्टी मार्जिन ड्रग है उसके प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि डू नॉट सब्स्टिट्यूट प्लीज, क्योंकि अगर हमने डिफरेंट ब्रांड पे जाकर अगर सेम ड्रग को लिया तो उस ड्रग की बायोएबिलिटी डिफरेंट होगी और डिफरेंट बायोएबिलिटी के कारण उस पर्सन के अंदर डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिल सकता है।